जय हिंद टू एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक बार में पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, आप लोग भी साथ में कोप अप कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एग्जैक्टली। देखिए, जब ये एक्ट नहीं आया था तो जब भी कोई सामान बेचा या खरीदा जाता था तो उसको भी हम किससे सुपरवाइज करते थे? उसको भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ही सुपरवाइज करते थे। देन बाद में क्या किया गया, सेक्शन 75 के बाद के जो सेक्शंस थे उन सेक्शंस को अलग से एनकोड किया गया और एक नया एक्ट बना दिया, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल से रिलेटेड है ये। अब सेल किस चीज की सेल? क्या हर चीज की सेल से रिलेटेड है? नहीं, ये रिलेटेड है सिर्फ गुड्स की सेल से, और गुड्स भी ऐसे जिनके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सामान अगर हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उसको रख सकते हैं तो हम बोलेंगे कि ये सामान में जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे कि घर है, आप एक बार बताओ, घर को उठा के रख सकते हैं क्या इधर से उधर? ऑब्वियसली नहीं ना। तो घर में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो घर अगर आपने बेचा तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से कवर नहीं होगा। करेक्ट, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी अ बायर एंड देयर मस्ट बी अ सेलर, यानी कि क्या होनी चाहिए? टू पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स, सेल किसकी होनी चाहिए? गुड्स की होनी चाहिए, और गुड्स के अंदर क्या होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा रहे हो तो खाना जो है ना, इसको हम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि खाना इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस, ये एक तरह की सर्विस है, ठीक है। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पार्ट में क्या चीज आएगी? इसके स्कोप में क्या चीज कवर होगी? सिर्फ वही चीजें जो कि एग्जैक्टली टेंजाइबल है और जिनके अंदर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप किसी को सामान बेचोगे और सपोज आपने बदले में उससे सामान ही ले लिया, कोई पैसा नहीं लिया, तो फिर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का स्कोप नहीं होगा। ये सिर्फ, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने सामान बेचा है, हम बोलेंगे दैट दिस इज अ बार्टर, ये तो सिर्फ वस्तु विनिमय है, ये सिर्फ क्या है? बार्टर है। तो बार्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है। हाँ, आपने अगर सामान बेचा और सामान बेचने के बदले में आपने उससे पैसे लिए, तब जाकर के हम बोलेंगे यस दिस इज अ सेल, ये सेल है। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए आपने सामान दिया, उससे आपने कुछ तो बदले में गुड्स ले लिए एक्सचेंज में, लेकिन थोड़ा बहुत आपने पैसा भी लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल की, आप एक मोबाइल बेच रहे हैं और आपके मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपए। आपने मोबाइल बेचा सामने वाले को, अब आपने क्या किया? उससे एक और मोबाइल ले लिया दैट इज वर्थ ₹5,000 और बाकी का 5,000 रुपए आपने कैश में लिया। तो पार्शियल पेमेंट तो मनी में हुआ है और पार्शियली आपने क्या किया है? कंसिडरेशन में कोई गुड्स लिए हैं। इसको भी हम सेल के स्कोप के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के स्कोप में कवर कर लेंगे। तो देखिए, पैसा आना जरूरी है बदले में, भले ही पूरा का पूरा पेमेंट प्राइस में, मतलब प्राइस का जो पूरा का पूरा पेमेंट है वो एग्जैक्टली मनी में ना हो, लेकिन अगर पार्शियल पेमेंट भी है तब भी हम इसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के स्कोप में कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल तभी मानी जाएगी जब प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा नहीं, आपने उसे सामान क्या किया? रेंट पर दिया, या बेलमेंट है और बेलमेंट सपोज आपने 50 सालों के लिए कर दी, तो भी हम ये नहीं बोलेंगे दैट दिस इज अ सेल। सेल तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी सामने वाले को एग्जैक्टली ट्रांसफर ना हो। करेक्ट, क्लियर है यहां तक की बात? सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेल। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो सेल है वो हायर परचेज से अलग होती है और जो सेल है वो एग्रीमेंट टू सेल से अलग होती है। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड द हायर परचेज एग्रीमेंट। देखिए, हायर परचेज का एग्रीमेंट क्या है? हायर परचेज का एग्रीमेंट ये है कि आप किसी से सामान लेकर के आए, आपने उसको पूरा पैसा नहीं दिया, आपने डिसाइड किया कि आप उसे पैसे इंस्टॉलमेंट में देंगे, लेकिन साथ साथ ये भी डिसाइडेड है कि ये सेल नहीं है, दिस इज जस्ट अ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप उसको आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक यही माना जाएगा कि आप उसको जो भी पैसा दे रहे हो एज एन इंस्टॉलमेंट वो असल में इंस्टॉलमेंट नहीं है, यानी कि वो प्राइस के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं है, वो सिर्फ आप हायरिंग चार्जेस दे रहे हो। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब जाकर के एक परचेज का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो सामान जो है आपका हो जाएगा। सो दिस इज हायर परचेज एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कार परचेज की, हायर परचेज पे उस कार की कीमत 10 लाख रुपीस है और आपको 10 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा देना है। आपने 9 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, फिर आपने 10th इंस्टॉलमेंट पे नहीं की,
तो सेलर के पास ये राइट है कि वो आकर के आपसे कार वापस लेके जा सकता है। और आप बोलोगे भैया हम 9 इंस्टॉलमेंट तो दे चुके हैं, 9 लाख रुपए तो हम दे चुके हैं, तो ये 9 लाख रुपए क्या हमारे डूब जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल डूब जाएंगे। 9 लाख रुपए आपने सिर्फ क्या दिए हैं? ये सिर्फ आपने हायरिंग चार्जेस दिए हैं। आपने सिर्फ इसे क्या, ये सिर्फ किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा कि जैसे आपने कार का क्या दिया हो, किराया दिया हो। जब आप 10th इंस्टॉलमेंट पे कर देते तब जाकर के कार आपकी होती, एक और परचेज का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता और कार आपकी होती। So this is sale and this is hire purchase agreement। तो hire purchase agreement में हम यहां से कुछ बातें समझ में आ सकती हैं। देखिए हम एक बात जानते हैं कि आप सिर्फ वही चीज बेच सकते हैं जो आपकी है। अगर आपके पास किसी और का सामान पड़ा है तो क्या आप उसको बेच सकते हो? ऑब्वियसली आप उसको नहीं बेच सकते। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि हायर परचेज के एग्रीमेंट में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते तब तक सामान आपका होगा ही नहीं। तो उससे पहले पहले अगर वो सामान आपने दोबारा किसी और को बेच दिया तो ये एक वैलिड सेल इफेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि उस सामान का जो टाइटल है, उस गुड्स का जो टाइटल है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। आप याद रखिएगा हायर परचेज के एग्रीमेंट में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दोगे तब तक सामान आपका नहीं होगा। उससे पहले अगर वो सामान आपने किसी और को बेच दिया तो आप उसका गुड टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। करेक्ट? नेक्स्ट जो सेल है इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के स्कोप में है और सेल भी जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के स्कोप में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बिल्कुल तुच्छा सा डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि सेल तो आप प्रेजेंट टाइम पे करते हो और एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मोबाइल मैं आपको अभी के अभी बेच रहा हूं और मैं अभी के अभी आपसे पैसा ले लेता हूं, तो हम बोलेंगे क्या हुई है? यहां पर सेल हुई है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपना मोबाइल आपको अगले महीने की 10 तारीख को बेचूंगा, तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं बेचा ना मैंने, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। तो एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट पर इफेक्ट, मतलब फ्यूचर डेट पर आप कोई सामान बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हो, देन दिस विल बी सेड एज एग्रीमेंट टू सेल। और अगर प्रेजेंट टाइम पर ही बेचने का आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो देन दिस विल बी सेड एज सेल। अच्छा, अब एक और सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी, बच्चों जैसी, वो आप समझ सकते हो कि जब सेल होगी तो प्रॉपर्टी क्या होगी? हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाएगी। मैं आपको मोबाइल अभी के अभी बेच रहा हूं, तो अभी के अभी मोबाइल किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको मोबाइल बेचूंगा, तो मोबाइल आपका कब होगा? अभी के अभी हो गया क्या मोबाइल आपका? ऑब्वियसली नॉट। मोबाइल आपका कब होगा? अगले महीने की 10 तारीख को होगा। अच्छा, इस बात से कुछ और भी इफेक्ट निकल करके आ जाते हैं। जैसे अगले महीने की 10 तारीख को मोबाइल आपका होगा, अब मान लीजिए 5 दिन के बाद जो है मेरा मोबाइल टूट जाता है, गिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि अरे यार वो जो मोबाइल आप लेने वाले थे ना 10 तारीख को, जो आपका मोबाइल होने वाला था अगले महीने की 10 तारीख को, वो ना टूट गया, तो आपका मोबाइल टूटा है, तो आप एक काम करो इसका पैसा मुझे दे दो। क्या मैं ऐसे पैसे मांग सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मोबाइल आपका नहीं था, मोबाइल तो किसका था? मेरा था। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अब एग्रीमेंट टू सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी हाथों हाथ तो पास ऑन होती ही नहीं है, वो तो फ्यूचर डेट पे पास ऑन होती है। तो उससे पहले अगर गुड्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो ये सेलर की ही जिम्मेदारी है, यानी कि वो गुड्स का जो भी लॉस होगा वो सब किसके माथे है? वो सब कुछ सेलर के माथे है। तो सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखिए नेक्स्ट जो अपने को बात समझनी है, ये थोड़ा सा बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बात कि जब हम गुड्स की बात करते हैं तो क्या चीजें गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है और क्या चीजें कवर नहीं होती। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि गुड्स यहां पर वही चीजें मानी जाएंगी जिनमें मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जिन चीजों को हम इधर से उठा करके इधर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मकान है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर बेच रहे हैं, तो घर क्या इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का स्कोप नहीं है। करेक्ट? अच्छा, अब देखिए, वैसे तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें टेंजाइबल गुड्स हैं और किन किन चीजों में मूवेबल प्रॉपर्टी है, किन में नहीं है। बट इसके अलावा स्टिल जब हम एग्जाम देखेंगे, मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे तो क्वेश्चंस में आपसे कुछ इस तरह से पूछ लेंगे कि बताइए करंट करेंसी जो है, यानी कि जो नोट अभी चल रहे हैं, क्या ये गुड्स है? नहीं, देखिए जो करेंसी होती है इन्हें हम गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं करते। हाँ, ओल्ड नोट्स या ओल्ड करेंसी, इनको क्या माना जा सकता है? गुड्स माना जा सकता है। तो जैसे वो जो 500 के नोट अभी बंद हुए ना, अगर एक आध नोट आपके पास पड़ा हो
तो आप उसे एज अ गुड्स किसी को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको हम क्या मान लेंगे, गुड्स मान लेंगे। ठीक है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा लग सकता है कि जैसे गैस है या सर इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी तो कोई एग्जैक्टली आती हुई नजर नहीं आ रही, वो टेंजाइबल नहीं है, उसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन स्टिल हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इनको जगह दी है, और वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी को हम किसमें क्या मानते हैं, गुड्स मानते हैं। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर्स हैं ये भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट भी गुड्स हैं और ये बिफोर अलॉटमेंट भी गुड्स हैं। गॉट इट? ये चीज आपको याद रखनी है, दैट शेयर्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स आफ्टर अलॉटमेंट एंड इवन बिफोर अलॉटमेंट। डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो यस, डिबेंचर्स आर ऑल्सो गुड्स, बट बिफोर अलॉटमेंट वो गुड्स नहीं कहलाते। डिबेंचर्स सिर्फ आफ्टर अलॉटमेंट ही गुड्स कहलाते हैं। यानी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो डिबेंचर इश्यू करेगी, तो अभी वो गुड्स नहीं है। जब कंपनी उन डिबेंचर्स को इश्यू कर देगी, किसी को अलॉट कर देगी, तब जाकर के हम बोलेंगे यस, नाउ द डिबेंचर्स आर गुड्स। यहां तक क्लियर है सबको? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। इसके अलावा जो शेयर्स हैं वो आफ्टर अलॉटमेंट भी गुड्स हैं और बिफोर अलॉटमेंट भी गुड्स हैं, जबकि जो डिबेंचर्स हैं वो सिर्फ आफ्टर अलॉटमेंट ही गुड्स माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गुड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। गुड्स आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स। अब ये एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है? सीधी सी बात है भाई, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते समय प्रेजेंट हैं सेलर के पास, दे आर सेड एज एग्जिस्टिंग गुड्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। ठीक है, फ्यूचर गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, भविष्य की वस्तुएं। दैट मीन्स जो चीजें अभी सेलर के पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फ्यूचर डेट में सेलर के पास आएगी, सच गुड्स आर नोन एज फ्यूचर गुड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं कि मैं एक मोबाइल मंगाऊंगा एंड देन उसके बाद आपको बेचूंगा, तो अभी तो नहीं है ना मेरे पास मोबाइल, तो मोबाइल क्या कहलाएगा? अभी वी विल से दैट दिस इज फ्यूचर गुड्स। या फिर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा खेत है और खेत के अंदर मैं गेहूं उगा रहा हूं, जब वो उग जाएगी गेहूं तो मैं उसे आपको बेचूंगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, हाँ एक बात और ध्यान रखना, ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड्स। तो अभी तो गेहूं मौजूद नहीं है, गेहूं तो अभी उगेगी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? दैट गेहूं क्या है? वो जो क्रॉप्स है दे आर फ्यूचर गुड्स। तो गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं इनको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स एंड अनएसर्टेन गुड्स। अब ये है क्या? क्या मीनिंग है इनका? देखिए, अच्छा देखिए, क्या ऐसा है क्या कि कोई गुड्स पड़े हुए हैं सामने, हम उन गुड्स को देख करके बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक है या ये फिर एसर्टेन है? क्या ऐसा है क्या? ऑब्वियसली नॉट। किसी भी गुड्स के माथे पर नहीं लिखा होगा कि मैं स्पेसिफिक गुड्स हूं या मैं एसर्टेन गुड्स हूं या मैं अनएसर्टेन गुड्स हूं, ऐसा नहीं लिखा होगा। इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में उसको परचेस कर रहे हैं। ये एक तरह की टर्मिनोलॉजी है, जरा समझते हैं अपन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक गुड्स? आप एक शॉप पे एंटर करते हैं, आपको मोबाइल परचेस करना है, चार मोबाइल आपके सामने रखे हुए हैं, आप उसमें से एक मोबाइल उठा लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया आपने मोबाइल, फिर आप काउंटर पे जाते हैं और जाकर के सेलर को बोलते हैं कि ये वाला मोबाइल मुझे आप दे दीजिए और ये पकड़िए पैसे। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? मोबाइल आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसके लिए आपने बाद में किया। यहां पर हम बोलेंगे दैट गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स। जब गुड्स को पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन उसके बाद उसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एट दैट टाइम वी विल से दैट द गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स के बाद सेकंड टाइप आता है एसर्टेन गुड्स। नाउ व्हाट आर एसर्टेन गुड्स? आप शॉप में गए, आप पहले सेलर के पास गए, ठीक है ना, मोबाइल रखे हुए हैं वहां पे, सेलर से आपने कहा कि मुझे सपोज आईफोन 7 चाहिए, ठीक है। अब सेलर को आपने पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी आपने उन बहुत सारे मोबाइलों में से, जो बहुत सारे आईफोन 7 पड़े ना, उनमें से आपने ये नहीं डिसाइड किया कि आपका आईफोन 7 कौन सा है, ठीक है। अभी आपने क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर आप गए और जाकर के आपने एक आईफोन 7 उठाया और ला करके सेलर को कहा कि ये वाला आईफोन 7 मुझे परचेज करना है। अच्छा, यहां पर हम बोलेंगे कि आईफोन 7 क्या है? दिस इज एसर्टेन गुड्स। क्या मतलब है? जब कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है एंड देन गुड्स उसके बाद सेलेक्ट किए जाते हैं,
तब हम बोलेंगे दैट गुड्स आर एज सर्टेन गुड्स। प्रीवियस केस में क्या हुआ था, पहले आपने फोन सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब वो क्या कहलाए थे, स्पेसिफिक गुड्स कहलाए थे। इस केस में आपने क्या किया, आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड देन जाकर के आपने क्या किया, गुड्स को सेलेक्ट किया। तो यहां पर हम बोलेंगे कि गुड्स क्या है, गुड्स आर एज सर्टेन गुड्स। नाउ व्हाट आर अनएसर्टेन गुड्स, ये क्या है। अच्छा, आप गए दुकान पे, आपने बोला मुझे आईफोन 7 चाहिए, आपने पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी तक सामान जो मोबाइल पड़े हुए हैं उनमें से आपने कोई पर्टिकुलर मोबाइल सेलेक्ट नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि आप कौन से वाले गुड्स परचेज करने के लिए आए हैं, तो अब लॉफुली अगर आप उसको बोलेंगे तो आप सोचेंगे यार गुड्स तो मैंने पहले सेलेक्ट किए नहीं थे, तो मैं स्पेसिफिक गुड्स तो इसको बोल नहीं सकता। अच्छा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने आईफोन 7 आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला मोबाइल मुझे परचेज करना है, तो मैं एसर्टेन भी नहीं बोल सकता। तो आप क्या बोलेंगे, अभी मैं कौन से गुड्स परचेज कर रहा हूं, अभी मैं अनएसर्टेन गुड्स परचेज कर रहा हूं। व्हाट डज इट मीन कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन सा वाला सामान आप परचेज करके लेके जाएंगे, कौन सा वाला मोबाइल फोन आप परचेज करके लेके जाएंगे। सो व्हाट द मीनिंग इज, जब तक गुड्स को एसर्टेन नहीं कर लिया जाता है तब तक हम बोलेंगे दैट गुड्स आर अनएसर्टेन, तब तक गुड्स क्या कहलाएंगे, अनएसर्टेन गुड्स कहलाएंगे। तो क्लियर है। सो एग्जिस्टिंग गुड्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स, जहां पहले सेलेक्ट कर लिया बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया, एसर्टेन गुड्स, एसर्टेन गुड्स के केस में क्या, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाद में सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स का मीनिंग ये है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा वाला सामान आप परचेज करके लेके जा रहे हैं, ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि गुड्स अभी तक क्या चल रहे हैं, अनएसर्टेन चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद 2 लैटिन फ्रेजेस हम ध्यान रखेंगे। वो 2 लैटिन फ्रेजेस क्या है, पहला लैटिन फ्रेज है दैट इज नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। व्हाट डज इट मीन, इट मींस नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। जो चीज आपकी नहीं है वो आप किसी और की नहीं बना सकते। जो टाइटल आपके पास नहीं है उससे ज्यादा बेटर टाइटल, मतलब जितना टाइटल आपके पास है सिर्फ उसी टाइटल को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो टाइटल आपके पास नहीं है उससे बेहतर टाइटल आप सामने वाले को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे अपना मोबाइल छोड़ के गया है, तो मेरे पास क्या टाइटल है उस मोबाइल का, मैं क्या हूं उस मोबाइल का ना, मैं इस वक्त बेली हूं। बेली इन द सेंस मुझे उस मोबाइल का क्या करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब मोबाइल मेरा तो नहीं है ना, यानी कि मोबाइल की जो ओनरशिप है, ये ओनरशिप का टाइटल मेरे पास नहीं है। तो अगर ये टाइटल मेरे पास नहीं है तो मैं ये किसी और को भी नहीं दे सकता। यानी कि मान लीजिए अगर वो मोबाइल मैंने आपको बेच दिया तो क्या वो मोबाइल आपका हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपको मोबाइल बेच रहा था तब वो मोबाइल मेरा था ही नहीं। दैट इज नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। जो चीज आपकी नहीं है वो आप किसी और की नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर ना आप ध्यान रखिएगा, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई मोबाइल चोरी करके ले आए एंड देन आपने उसे आगे बेच दिया। जिसको बेचा उसे इस बात के बारे में नहीं पता था कि वो सामान आपने चोरी कर रखा है। अच्छा, अब देखते हैं यहां पर ये लैटिन फ्रेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मोबाइल को खरीद के लाए थे क्या, नहीं, आप मोबाइल को चोरी करके लाए थे, यानी कि मोबाइल आपका नहीं था। तो जब आपने बेचा तो आप सामने वाले को उस मोबाइल का गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि जब रियल ओनर को पता चलेगा कि उसका मोबाइल चोरी आपने किया था और मोबाइल आपने किसी को बेचा है, तो वो अगले के पास जाकर के अपना मोबाइल उससे वापस ला सकता है। व्हाट द पॉइंट इज कि जब आपने मोबाइल बेचा था तब मोबाइल आपका नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। आप गए एक शॉप पे, आपने उसे एक चेक काट के दिया जिसके अंदर पैसे नहीं थे और आपको स्टार्टिंग से पता था कि मैं सामने वाले के साथ क्या कर रहा हूं, एक तरह से फ्रॉड कर रहा हूं, और वो चेक आपने उसको दिया और आप उससे मोबाइल परचेस करके ले आए। ठीक है, आपने मान लेते हैं उसके साथ फ्रॉड किया है, वो चेक मान लेते हैं गलत चेक है, तो आपने उसके साथ क्या किया है, काइंड ऑफ फ्रॉड किया है। लेकिन जब फ्रॉड होता है तो भी हम बोलते हैं कि फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है जो कि अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर क्या है, वॉइडेबल है। यानी जिस बंदे के साथ आपने फ्रॉड किया है, जब उसे इस फ्रॉड का पता चलेगा तो वो चाहे तो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है, या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होने दे सकता है। अच्छा, नाउ व्हाट द पॉइंट इज, आप जब फ्रॉड करके मोबाइल परचेस करके लाए हैं तो नो डाउट ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन जब तक अगला रिजाइन नहीं करेगा तब तक तो ये मोबाइल किसका है, आप ही का है।
अब अगला रिजाइन करता, उससे पहले पहले आपने वो मोबाइल क्या किया, किसी और को बेच दिया। तो जैसे ही वो मोबाइल आप किसी और को बेचेंगे, मोबाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सामने वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, तो अब वो उस मोबाइल का क्या बन चुका है, ओनर बन चुका है। क्यों ओनर बन चुका है? क्योंकि जब आपने उसको मोबाइल बेचा था उस समय मोबाइल किसका था, आपका था। तो आपके पास उसका टाइटल था, तो आपने वो टाइटल क्या किया, आगे ट्रांसफर कर दिया। अब अगर मान लो मोबाइल आगे बेचने के बाद फिर जो उसका रियल ओनर है वो आता है और कहता है कि अरे भाई ये तो मेरे साथ जो है फ्रॉड किया गया था एंड ऑल, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोबाइल किसका हो चुका है, थर्ड पार्टी का हो चुका है। सो दैट इज नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे ही अभी हमने जैसा डिस्कस किया था कि अगर गुड स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट होता है वैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वैसे ही तुरंत प्रॉपर्टी के अंदर जो रिस्क है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज रिस्की प्राइमा फेसी। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है, रिस्क भी उसी का है। ठीक है, तो अगर अब जैसे वो एक केस हम लोग हल्का सा दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आप दुकान पर गए, दुकान पर 4 मोबाइल पड़े थे और आपने उन चारों में से कोई मोबाइल सेलेक्ट नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर लिया, लेकिन गुड्स तो आपने क्या नहीं किया अभी तक, एसेट ही नहीं किए, तो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हुई क्या, नहीं हुई। इन दैट केस अगर उन चारों मोबाइल पे पत्थर पड़ जाता है तो प्रॉपर्टी तो आपको ट्रांसफर हुई नहीं थी। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क भी आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि आपका कोई रिस्क नहीं है, आपका मोबाइल नहीं टूटा है। हाँ, एक और केस हमने पढ़ा, चारों में से एक मोबाइल आपने उठा लिया, आप काउंटर पे गए, मोबाइल रखा, सामने वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो प्रॉपर्टी है मोबाइल में वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, आपको ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद अगर मोबाइल पे आके पत्थर गिरा तो प्रॉपर्टी तो आपको ट्रांसफर हो चुकी थी, यानी कि रिस्क भी आपको ट्रांसफर हो चुका था। तो किसका मोबाइल टूटा है, आपका मोबाइल टूटा है। दैट इज रिस्की प्राइमा फेसी। रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। जिसके पास ओनरशिप है, रिस्क भी उसी के पास है। अच्छा, ओनरशिप कब पास होगी हमने देख ही लिया, एज सुन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, इवन द टाइम ऑफ पेमेंट इज इमटेरियल। हावेवर ये बात जरूरी है कि गुड्स क्या होने चाहिए, शुड बी इन द डिलीवरेबल स्टेट, और बायर को इसके बारे में नोटिस होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तब क्या होगा। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब पहले उन्हें सेलर डिलीवरेबल स्टेट में लाएगा, फिर उसके बाद बायर को उसका नोटिस देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार परचेज करने के लिए गए, अब आपने कार फाइनलाइज कर ली, लेकिन अभी सपोज कार में कुछ एसेसरीज लगाना बाकी है, यानी कि अभी कार किस पे नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं। आप पैसे वैसे सब देकर के आ गए, लेकिन कार अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, आप वापस अपने घर आ गए। अच्छा, अब सपोज आपके पास फोन आता है, शोरूम वाला फोन करता है, बोलता है कि सर हमारे ना शोरूम की ना छत गिर गई, और छत गिरी ना तो जो आपकी कार थी वो भी टूट गई। क्या कार आपकी टूट गई है? नहीं, कार आपकी टूटी नहीं है। रीजन, कार डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थी। भाई आपकी प्रॉपर्टी कब मानी जाती कार, जब वो एग्जैक्टली डिलीवरेबल स्टेट में होती। तो कार तो डिलीवरेबल स्टेट में थी नहीं, तो यानी कि क्या पास नहीं हुई, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रॉपर्टी कब आपको पास होगी कार के, जब कार के ऊपर सारी एसेसरीज लग जाएंगी और बिल्कुल उसे किस में ले आया जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट में लेके मतलब उसको बिल्कुल हम डिलीवरेबल स्टेट में ले आएंगे। एंड देन उसके बाद शोरूम का जो मालिक है वो आपको फोन करके बोल देगा, यानी कि आपको नोटिस दे देगा कि सर आपकी कार बिल्कुल रेडी है, आप आकर के ले जाइए। अब अगर सपोज आप उससे लेने के लिए नहीं जाते हैं एंड देन उसके बाद शोरूम की छत गिर जाती है, तो सामान तो हम यही बोलेंगे, कार तो हम यही बोलेंगे किसकी टूटी है, आपकी टूटी है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको जो है पास ऑन हो चुकी थी। तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो प्रॉपर्टी कब पास ऑन होती है, प्रॉपर्टी तब पास ऑन होती है जब उसे पहले तो डिलीवरेबल स्टेट में लेके आया जाता है एंड देन उसके बाद बायर को उसका नोटिस दे दिया जाता है। जब तक आप मान लो कार में एसेसरी लग गई, कार पूरी तरह से रेडी हो गई, लेकिन आपके पास फोन ही नहीं आया, तो अगर आपके पास फोन नहीं आया तो हम ये बोलेंगे कि कार की जो प्रॉपर्टी है वो आपको पास ऑन नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात है, दैट इज कि अगर मान लीजिए गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा किया जाना बाकी है कि जिससे उस गुड्स का प्राइस एग्जैक्टली कैलकुलेट होगा, तो जब तक वो काम नहीं किया जाएगा जिससे प्राइस कैलकुलेट होना है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बनिया की दुकान पे गए, बनिया की दुकान पे जाकर के आपने चावल खरीदा, क्या खरीदा आपने, चावल परचेज किया। अब अगले ने क्या किया, चावल निकाला, पैक कर दिया, लेकिन अभी उसको तोला नहीं है। आपको कितने पैसे देने कब तय होगा, जब एग्जैक्टली वो उसको तोल लेगा।
अब वो तोलता उससे पहले उसे गाय खा गई, तो किसका चावल गाय ने खाया? सेलर का ही चावल गाय ने खाया, आपका चावल नहीं खाया। गॉट इट? क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर मान लीजिए आप बनिए की दुकान पे गए, आपने चावल परचेज किया, उसने चावल पैक किया, पैक करके तोल लिया और तोलने के बाद वापस से काउंटर पे रख दिया। प्राइस डिसाइड हो चुका है, एसर्टेन हो चुका है प्राइस, और फिर उसके बाद उसे गाय ने खा लिया। आपकी बार किसका चावल खाया? आपकी बार आपका चावल खाया। गॉट इट? क्लियर है ये चीज? सो व्हाट द पॉइंट इज कि अगर गुड्स डिलीवर, भाई चावल तो यहां पर स्टार्टिंग से जैसे ही हमने उसको पैक किया था ना, वैसे वो डिलीवर स्टेट में तो आ गया था, लेकिन प्रॉपर्टी कब तक पास ऑन नहीं होगी? जब तक कि चावल का जो प्राइस है, अगर उसको एसर्टेन करने के लिए कुछ किया जाना बाकी है, तो जब तक वो एक्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई है। यहां तक क्लियर है सबको? So that is when the goods are in deliverable state, but something is to be done for the ascertaining price, then the property will not pass to the buyer until the price is ascertained. ठीक है? अच्छा, एक चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि जब तक कुछ और अग्रीड नहीं है तब तक हम ये मान करके चलते हैं कि गुड्स की डिलीवरी और गुड्स के प्राइस का जो पेमेंट है वो दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस मानी जाती है, यानी कि दोनों काम एक साथ होने चाहिए। इस हाथ से सामान दो और उस हाथ से पैसा लो। इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉन्करेंट कंडीशंस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट, जिसके ऊपर से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज कंडीशन एंड वारंटी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कंडीशन का मतलब क्या है और वारंटी का मतलब क्या है। कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ एक ऐसा स्टिपुलेशन है जिसके पूरा ना होने पर आप ये मान करके चल रहे हैं कि चीज आपके काम की है ही नहीं, यानी कि आप क्या करेंगे? सामान को वापस लौटा देंगे और बदले में अपना सारा पैसा ले लेंगे। जबकि वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो आप ये मान करके चल रहे हैं कि जरूरी तो है, लेकिन अगर ये वारंटी पूरी नहीं होती है तो आप सामान लौटाएंगे नहीं और बदले में जो है ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके मैं सामान ही लौटा दूं और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल कर दूं और बदले में सारा पैसा मैं ले लूं। गॉट इट? सो व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन इज सम टर्म which is essential for the main purpose of the contract. और जब इसका breach होगा, on the breach of a condition, you will repudiate the contract, you will just cancel the contract. Got it? And what is warranty? Warranty is some stipulation to the contract of sale which is not essential but which is collateral to the main purpose of the contract. जो कि आप essential तो नहीं मान रहे लेकिन collateral मान रहे हैं। इसके breach पर आप सामान वापस नहीं लौटाएंगे, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। अब क्या चीज कंडीशन है, मतलब क्या कंडीशंस है और क्या वारंटीज है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप जब सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप सेलर के साथ तय करेंगे कि मैं इस कंडीशन पर सामान लेके जा रहा हूं या मैं इस वारंटी पर सामान लेके जा रहा हूं। तो अगर आपने सेलर को बोला कि मैं इस कंडीशन पे सामान लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी बात आपने बोली है उसे क्या माना जाएगा? कंडीशन की तरह माना जाएगा। अब अगर वो बात पूरी नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो? बाद में सामान को लौटा सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने जाकर के कहा कि मैं इस वारंटी पर सामान लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस बात को क्या मानेंगे? वारंटी मानेंगे। अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप सामान वापस नहीं लौटा सकते, आप सिर्फ डैमेजेस मांगोगे या अगले से बोलोगे भैया आप इसको रिपेयरिंग करके दे दो। क्लियर है यहां तक की बात? तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन और वारंटीज वैसे तो एक्सप्रेस कंडीशंस होनी चाहिए और एक्सप्रेस वारंटीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते समय तय किया जाना चाहिए कि किस बात को कंडीशन माना जाएगा और किस चीज को वारंटी माना जाएगा। गॉट इट? और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कंडीशन एक ऐसी चीज है कि जो एक ऐसी शर्त है जो कि जब पूरी नहीं होगी तो आपके पास ये राइट आएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। जबकि अगर वारंटी पूरी नहीं होगी तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो या सामान वापस ले सकते हो। और कंडीशन ऑफ वारंटीज वैसे तो क्या होंगी? एक्सप्रेस होंगी। अच्छा, अब कुछ इंप्लाइड कंडीशंस होती है। इंप्लाइड कंडीशंस का मतलब है कि मान लीजिए आपने सामान खरीदते समय बातों को तय नहीं किया है तो भी कुछ कंडीशंस तो इंप्लाइडली लागू होंगी ही होंगी। यानी कि अगर वो बातें, वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इंप्लाइड कंडीशंस हैं, आपने बोला नहीं था लेकिन फिर भी कुछ शर्तें तो आएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो आप सामान वापस लौटा सकते हो। अब वो इंप्लाइड कंडीशंस क्या है? सबसे पहले कंडीशन है इंप्लाइड कंडीशन, दैट इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। ये माना जाएगा कि जो सामान आप खरीद रहे हो उस सामान का टाइटल आपको ट्रांसफर होना चाहिए। अगर किसी कारण से टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो सामान आपका नहीं बन पा रहा है, तो ये इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल का ब्रीच है और आप सामान वापस ले जाकर के सेलर को दे सकते हो और बदले में अपना सारा पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट इंप्लाइड कंडीशंस हैं, इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, और हम बोल सकते हैं इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। डिस्क्रिप्शन का मतलब है अगर आप सेलर के पास गए और सेलर को जाकर के आपने डिस्क्रिप्शन दिया, मुझे ये वाला सामान चाहिए,
तो वही वाला सामान उसे आपको देना है। उसने कोई और सामान दे दिया आपको, आपने घर आकर के देखा यार ये तो वो वाला सामान नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था उससे तो ये मैच ही नहीं कर रहा, तो ये इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का ब्रीच है। आप वो सामान जाकर के उसे वापस लौटा सकते हो। गॉट इट? इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, आप सेलर के पास गए, आपने उसे एक सैंपल दिखाया और आपने कहा कि इस सैंपल के मुझे 1000 पीसेस दे दो, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि वो पूरे के पूरे 1000 पीस उस सैंपल से मैच करने चाहिए। आप घर आए, घर आकर के आपने देखा कि 200 पीस तो सैंपल से मैच ही नहीं कर रहे, तो आप सेलर के पास जाकर के बोल सकते हो कि भैया ये 200 पीस जो है सैंपल से मैच नहीं करे। अब मान लो सेलर आपको बोलता है कि अब नहीं मैच करे तो मैं क्या करूं, आपको देख के लेके जाना चाहिए था, या ये हमने कब तय किया था कि पूरे के पूरे 1000 पीस जो है वो सैंपल के जैसे होंगे, तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं। दिस इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, कि अगर आप सैंपल दिखा करके कोई सामान ले रहे हो तो सारा का सारा सामान उस सैंपल से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज सैंपल का मतलब ये डिस्क्रिप्शन बताया और सैंपल भी दिखाया, तो सामान डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए और सैंपल से भी मैच करना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट इंप्लाइड कंडीशन है एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, जो सामान जिस फॉर्म में ट्रेड होता है वो उसी फॉर्म में आना चाहिए। अगर वो किसी और फॉर्म में आ रहा है तो आप उस सामान को वापस लौटा सकते हो। ये इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी का ब्रीच है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सीमेंट ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? सीमेंट। अब सीमेंट की मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या है? इट शुड बी इन द पाउडर्ड फॉर्म। अब सीमेंट आ रहा है ट्रक से, बारिश आ गई, बारिश आई, सारा सीमेंट भीग गया और जम गया। सेलर फिर भी आप तक सीमेंट ले आया और आपने देखा कि यार सीमेंट, आप देख रहे हो कि सीमेंट तो जो है वो तो पाउडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगला कह रहा है कि कोई बात नहीं सर, है तो सीमेंट ही ना, आप एक काम करो, आप तोड़ लेना इसको। तो भाई वो ऐसा करोगे क्या आप? ऑब्वियसली नहीं ना। जो सीमेंट है यानी कि वो अपनी मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है, तो अगर वो अपनी मर्चेंटेबल क्वालिटी में नहीं है तो आप सामान को वापस लौटा सकते हो। गॉट इट? दैट इज इंप्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। अच्छा, एक और है कंडीशन इंप्लाइड बाय कस्टम। आप जो भी सामान खरीद रहे हो उस सामान को खरीदने बेचने से रिलेटेड अगर कोई परंपराएं हैं, अगर कोई कस्टम्स है, उसकी वजह से कोई कंडीशन बन रही है तो वो कंडीशन भी हमेशा हम ट्रीट करेंगे। दैट इज कंडीशंस इंप्लाइड बाय कस्टम। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात इंप्लाइड कंडीशन में हमें ध्यान रखनी है, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। जो चीज आपने खरीदी है वो चीज आपके काम आएगी, क्या ये इंप्लाइड कंडीशन होती है? नहीं। इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस जैसी कंडीशन नहीं होती। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस कोई इंप्लाइड कंडीशन है, तो आप बोलेंगे नहीं, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस नहीं है। इसका मतलब ये कि जो सामान आप खरीद के लेके आ रहे हो वो सामान आपके काम आएगा, ये गारंटी सेलर की नहीं होती है। अगर वो सामान आपके काम नहीं आया तो आप सामान को वापस नहीं लौटा सकते। ठीक है? हाँ, लेकिन अगर सामान खरीदते समय आपने सेलर को पर्पस बता दिया कि मैं सामान इस पर्पस के लिए खरीदना चाहता हूं, आप बताओ कि ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, यानी कि पर्पस बता दिया और अब आप क्या कर रहे हो, सेलर की स्किल पर रिलाय कर रहे हो कि वो आपको ऐसा सामान देगा जो कि आपके पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, और वो जो सेलर है वो उसी सामान को खरीदने और बेचने का काम करता है, ऑथेंटिकेटेड सेलर है। इन दैट केस, इन दिस सिचुएशन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस आ जाएगी। यानी कि अब जो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है वो काम करेगी। अब आप घर जाते हो, घर जाकर के देखते हो कि सामान जो है वो आपके काम में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस जाकर के उस सामान को लौटा सकते हो। तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होती तो नहीं है, लेकिन अगर आपने सेलर को पर्पस बताया, सेलर की स्किल पर रिलाय किया और वो एक ऑथेंटिकेटेड सेलर है, तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अपने रोल में आ जाएगी। और अगर सामान आपके काम का नहीं निकलता है तो आप सामान वापस लौटा सकते हो। Got it? So these are the implied conditions. Implied warranties, जिस तरह से कुछ conditions impliedly आती हैं, उसी तरह से कुछ warranties भी impliedly आती हैं। क्या क्या warranties हैं implied warranties? पहली implied warranty है implied warranty as to quiet possession of goods। जो सामान आप खरीद रहे हो उसका possession आपको मिले, ये implied warranty है। ठीक है? यानी कि अगर पोजेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप सेलर को बोल सकते हो भैया इसका पोजेशन मुझे दिला। हालांकि वारंटी है तो आप सामान तो वापस, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन आप अगले को लायबल कर सकते हो कि भैया पोजेशन आपको दिलाया जाए, और अगर वो नहीं दिला रहा है पोजेशन आपको, तो इसके कारण अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उस डैमेज के लिए आप सामने वाले को लायबल कर सकते हैं। अगली इंप्लाइड वारंटी है इंप्लाइड वारंटी एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड, एज टू फिटनेस अकॉर्डिंगली यूसेज ऑफ ट्रेड। आप कोई सामान परचेज कर रहे हो तो उस सामान की जो क्वालिटी है
वो क्वालिटी एटलीस्ट जो होनी चाहिए उस क्वालिटी पर वो काम करे। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप सेलर को जाकर के बोल सकते हो कि भाई ये यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं है। तो अगला या तो जो है आपको डैमेजेस देगा या फिर वो उसे उस क्वालिटी का करके देगा। इसके अलावा एक और इम्प्लाइड वारंटी है, दैट इज इम्प्लाइड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी चार्जेस और इनक्यूबरेंसेस। जो सामान आप खरीद रहे हो उस सामान के ऊपर कोई भी पैसा बकाया नहीं होना चाहिए, कोई भी चार्ज या कोई भी इनक्यूबरेंसेस पेंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर बाद में पता चलता है कि उस सामान के ऊपर सपोज किसी तरह की कस्टम ड्यूटी अभी पे नहीं हुई है तो उस कस्टम ड्यूटी को पे करने की लायबिलिटी आपकी नहीं है। वो कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा? वो कस्टम ड्यूटी जो है आपका सैलरी पे करेगा। तो जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हो तो ये इम्प्लाइड वारंटी आती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस पेंडिंग नहीं है। दैट इज इम्प्लाइड वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी चार्जेस और इनक्यूबरेंसेस। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा इम्प्लाइड वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर सामान में किसी तरह की कोई इम्प्लाइड किसी भी तरह का अगर उसके अंदर कोई डेंजरस नेचर है तो उसके बारे में सेलर को आपको बताना चाहिए। अगर उसने नहीं बताया और उस डेंजरस नेचर के कारण आपका कोई नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी सेलर की होगी, सेलर को आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, एक इम्प्लाइड कंडीशन अपनी स्किप हो गई है। वो इम्प्लाइड कंडीशन है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये जो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस है किसके साथ लागू होती है? ये सिर्फ खाने की चीजों के साथ लागू होती है। क्या है ये इम्प्लाइड कंडीशन? की खाने की चीजें जिस फॉर्म में कंज्यूम होती है वो हमेशा उसी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो उस फॉर्म में नहीं निकलेंगी तो आप क्या कर सकते हो? सामान को वापस लौटा सकते हो। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप दूध खरीद के लेके आए और वो दूध फटा हुआ निकला तो आप क्या कर सकते हो? दूध वापस ले जाकर के दुकानदार को दे सकते हो कि भैया दूध फटा हुआ निकला है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस का क्या है? ब्रीच है। करेक्ट? सो दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस एंड दीज आर द इम्प्लाइड वारंटीज।